Good morning, students. Now, today we start the some basic informations regarding your principal extraction. So, the principal extraction, one of the most important metal, that is the iron. So, how iron is extracted and which kind of the principle they are follow. Let's start the today's lecture regarding the extraction, or that is the lecture number 5 for the chemistry. Let's start. For this is the message to you. All the best. UT first, and we required chemistry full of the full and full. Right now let's start the components. तो जी सबसे पहले जो हमारे पास बात होती है कि एक्सट्रैक्शन आयरन के अंदर जो एक्सट्रैक्शन है, आयरन के अंदर की जो एक्सट्रैक्शन है वो आयरन के अंदर एक्सट्रैक्शन हमारे पास किससे हो रही है. तो आयरन के अंदर एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर करनी है. तो मैंने आपको फिर से बोला था जितने भी मेटल हमारे पास हैं, जितने भी हमारे पास मेटल है, आप इसी तरह के स्टेप से फॉलो करते हुए चलिए. तो लेट्स स्टार्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए आपके पास क्या है. सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए ये आपके पास Fe2O3. इस ओर का नाम क्या है, इस ओर का नाम, इट इज द ओर, ये ओर है. तो इस ओर का नाम क्या है. इस ओर का नाम सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, हालांकि अभी आने वाला है इस ओर का नाम. तो ये ओर आपके पास कौन सा है. तो हमारे पास है कौन कौन से स्टेप आयरन को एक्सट्रैक्शन करने के लिए. सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखिए जी. स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है. स्टेप नंबर 1 में हो गया आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय द हाइड्रोलिक वॉशिंग. तो देखिए जी सबसे पहले तो आपके पास करनी हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग इज दिस. हाइड्रोलिक वॉशिंग के अलावा हम ग्रेविटी सेपरेशन भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ हुआ करती हैं. तो सबसे पहले तो हमें वो हाइड्रोलिक वॉशिंग करनी है, देन उसके ऊपर ग्रेविटिक सेपरेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोलिक वॉशिंग के बेस पे यहाँ पर आपको ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगी. तो पहली बात क्या होगी, पहली बात हमें होगी ओर की कंसंट्रेशन को हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लेनी है. देन उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या होना है. इसके बाद हमारे पास है उस हेमेटाइट को. अभी आपको मैंने आपको पूछा था कि ओर आपके पास कौन सा है, तो ओर आपको साथ पता चल गया होगा. ये ओर आपके पास कौन है, हेमेटाइट है. तो दूसरे स्टेप में आपके पास हो गया हेमेटाइट. तो हेमेटाइट ओर हैव द स्मॉल अमाउंट. उस हेमेटाइट ओर के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट होती है FeCO3 की. तो देखिए ओर कौन सा हो गया, ओर हो गया आपके पास कार्बोनेट. तो विच इज कन्वर्ट इनटू, क्योंकि कार्बोनेट हो रहा है, विच इज कन्वर्ट इनटू मेटल के ऑक्साइड. हमें किस में कन्वर्ट करना है इसे, मेटल के ऑक्साइड में. तो मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. अगर कार्बोनेट हो रहा है मेटल के ऑक्साइड कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे. एक थे हमारे पास कैल्सिनेशन, दूसरा था रोस्टिंग. अगर रोस्टिंग हो तो सल्फाइड ओर आ गया, कैल्सिनेशन हो तो कार्बोनेट ओर. तो देखिए हमारे पास फिर से वही जो मैं आपको पुरानी हेडिंग याद करा रखी, तो वही यही आ गई. तो ऑक्साइड है, ऑक्साइड का आपने कैल्सिनेशन कर डाला. ऑक्साइड के थ्रू, ऑक्साइड यानी कि कार्बोनेटों को ऑक्साइड के लिए आपने कैल्सिनेशन कर डाला कार्बोनेट ओरों का. तो हेमेटाइट था, तो अपने आप में ऑलरेडी किस तरह का ओर है, ऑक्साइड में है. ऑक्साइड है तो हमें तो इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ इंप्योरिटी थी FeCO3. इसको हमने कैल्सिनेशन के थ्रू फिर से किस में लिया है, मेटल के ऑक्साइड में लिया है. तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था आपके पास हाइड्रोलिक वॉशिंग. तो ये हो गया आपके पास शॉर्ट में ये वर्ड, ये काम आ सकता है कि भैया स्टेप नंबर 1 में हाइड्रोलिक वॉशिंग है. देन सेकंड वर्ड हो गया आपके पास क्या, कैल्सिनेशन. और थर्ड वर्ड हो गया आपके पास स्टेप नंबर थर्ड वर्ड हो गया आपके पास रिडक्शन. तो रिडक्शन के लिए हो गया आपके पास तीसरा वर्ड. तो यहां पर रिडक्शन के लिए मेटल ऑक्साइड है. मेटल ऑक्साइड देखिए ये रहा, मेटल ऑक्साइड आपने कर लिया, ये रहा. FeCO3 हीट आपने कर रखी है, FeO बन गया यहाँ पर. FeO के बाद CO3 आपके पास कंपोनेंट आपके पास बन गए, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया आपके पास. अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये एयर की प्रेजेंस में हुई है, एयर की एब्सेंस में. इट द एयर प्रेजेंस और एयर एब्सेंस. तो चलिए स्टेप नंबर 3 में, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कैल्सिनेशन किसकी एब्सेंस में होती है, प्रेजेंस में होती है, किसकी, एयर की. और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस निकली. तो कार्बोनेट और हीट, एयर एब्सेंस और प्रेजेंट, और FeO और साथ में CO2 गैस. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर एयर की प्रेजेंस है या एब्सेंस है. तो चलिए स्टेप नंबर थर्ड आपके पास क्या है, रिडक्शन आपको करना है. रिडक्शन के लिए मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड का मेटल में, और स्मेल्टिंग इज अनदर प्रोसेस. तो 3 वर्ड आपको यूज करने हैं इसके अंदर. अब जिसका जो पहले वाला स्टेप अच्छे हैं, स्मेल्टिंग क्या होती है पता होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास कैल्सिनेशन क्या पता होनी चाहिए, और उससे पहले आपके पास क्या हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये आपको पता होनी चाहिए. तो पहला स्टेप हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा स्टेप कैल्सिनेशन, तीसरा स्टेप स्मेल्टिंग, और हो गया काम आयरन के एक्सट्रैक्शन का. तो ये हो गया कंपोनेंट. और ये सब जिस चीज में हम करेंगे, जो प्रोसेसिंग जिस चीज में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ब्लास्ट फर्नेस. तो लोहे को प्यूरिफाइड करने के लिए जो फैक्ट्री है, यानी कि जो भट्टी है, वो आपके पास ब्लास्ट फर्नेस है. तो इट इज द आयरन प्यूरिफिकेशन फर्नेस, यानी कि आयरन को प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो इक्विपमेंट है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्ट फर्नेस. इस ब्लास्ट फर्नेस में क्योंकि हमें पता है कि रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन करने के लिए हम लोग जो लोहे करते हैं वो ले आया करते हैं कार्बन. तो कार्बन को हमने ले रखा है, तो Fe2O3 हो गया. देन कार्बन को आपने आयरन के कंपोनेंट है, और CO आपके पास प्रोड्यूस हुई है गैस यहाँ पे. देन उसके बाद आपको यहां पर
ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली सारी की सारी एक्टिविटी को नोट करना है। तो ब्लास्ट फर्नेस में होने वाली एक एक करके एक्टिविटीज को आप पकड़िए। सबसे पहले ये एक स्टील की बॉडी है। ब्लास्ट फर्नेस है क्या? एक स्टील की एक पे में बॉडी बनी है और इस स्टील की बॉडी के अंदर जो है हीट रेजिस्ट करने के लिए कुछ ब्रिक्स लगी होती है। हीट यानी कि अच्छी खासी हीट को सोखने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए आपके पास ब्रिक्स लगी हुई है और उसके अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे जैसे CO और साथ में कुछ फ्लक्स। आप देखिए क्वेश्चन बन गया आपके पास फ्लक्स आपके पास क्या होता है? व्हाट इज द फ्लक्स? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स का हम यूज करेंगे। देन उसके बाद जब आप इतना कर ले तो यहां पर आप डायग्राम बनाइए आयरन की यानी कि ब्लास्ट फर्नेस के प्यूरिफिकेशन के लिए डायग्राम बताइए और उसके अंदर अलग अलग तरह के जोनों को शो करिए। कौन कौन सी जोन है ये आपके पास एनसीईआरटी बुक में आराम से आपको मिल जाएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करिए। तो फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले आपके स्टेप लेके आओ, हाइड्रोलिक वॉशिंग करो, देन उसके बाद कैल्सिनेशन करिए, देन उसके बाद आपको क्या करना है? रिडक्शन के लिए आपने एजेंट ढूंढ लिया। यही काम है रिडक्शन का। क्वेश्चन आता है कि रिडक्शन में काम क्या किया आपने? रिड्यूसिंग एजेंट को ढूंढा, ये कार्बन का। उसके बाद अपने पास ये स्टील के अंदर की बॉडी है, उसमें ब्रिक्स लगे हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट आपने उसके अंदर डाला CO और देन फ्लक्स का इसमें काम होने जा रहा है। देन उसके बाद आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम में अलग अलग तरह के जोन दिखाइए, कौन कौन से इसके अंदर जोन है। इन जोनों के नाम मैंने आपको दे देने हैं। सबसे पहले देखिए कंबशन जोन, दूसरा आपके पास फ्यूजन जोन, तीसरा आपको रिडक्शन जोन और चौथा आपके पास स्लैग जोन। आप चाहो तो इसको स्टेप नंबर 4 भी डाल सकते हो। तो स्टेप नंबर 4 में भी आप डाल सकते हो कि इसकी रिएक्शन होने जा रही है, तो अदर स्टेप नंबर 4 आप बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे स्टेप नंबर 4 ये होने जा रही है। ठीक है, तो रिएक्शंस के पार्ट है। अब इस फर्नेस के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होने जा रही है? तो सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन कंबशन जोन है। कंबशन जोन में कार्बन है, कार्बन आपने ऊपर से ले आया था और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल वहां पे देन जलाने के लिए, देन आपके पास CO2 गैस वहां से निकली है और इसको हम कहेंगे कंबशन जोन। फ्यूजन जोन में कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर आपने प्रोड्यूस की, फिर से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा था जो आपने ऊपर एक रिएक्शन पे लिखी थी ये। देन उसके बाद हो गया आपके पास रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में देखिए आपने क्या कर रखा है? रिडक्शन जोन में FeO3 और CO कहां से प्रोड्यूस हुई? ऊपर वाले स्टेप से, जो रिड्यूसिंग एजेंट आपने यूज कर रखा था और ये फर्दर आपको कन्वर्टेबिलिटी देता रहेगा Fe3O4 में और देखिए 2 से 3 में, 3 से आपके पास FeO में और आयरन आपको पास मिल सकता है यहाँ पे प्यूरिटी फॉर्म में। अब इस रिएक्शन को आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी। मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिखा है रिडक्शन जोन। आपका काम इतने से भी चल जाएगा कि Fe2O3 और ले रखा था आपने, और शुरू में आपने और ले रखा था, ये शुरू में आपने और ले रखा था कहां? ये Fe2O3। तो लास्ट में भी इसी और के थ्रू आपने रिएक्शन यहां पर कर रखी है। तो Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर से आ रखी है, ये आपके Fe3O4 में कन्वर्ट होगा, देन FeO में, देन आयरन में। यही वो आयरन है जो कि हमें गेन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लैग जोन है। आप देखिए फिर से आपके पास क्वेश्चन बन गया स्लैग जोन आपके पास क्या है, क्योंकि ये सब चीजें आ चुकी हैं, सब चीजें आप जानते हो। ये स्लैग जोन, इसको हम क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बना करता है। तो स्लैग जोन में कैल्शियम कार्बोनेट के पार्ट हैं, ये आपको थोड़ा सा रीड करने हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट यहां से कहां से आया। देन CaO वाला पार्ट और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिलीज हुई। देन उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद CaO। अब CaO और SiO2, लुक एट द नेम, ये क्या आपके पास? फ्लक्स। अब देखिए आपके पास एक फ्लक्स जो ऊपर मैंने आपको बता रखा था कि यहां पर आपने पास फ्लक्स का यूज करना है। ये फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई कि इसे डेफिनेशन कलेक्ट करिए। ये आपके पास है फ्लक्स और साथ में ये मिट्टी के जो पार्ट है वहां पे ये आपके पास है गैंग। ये गैंग के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। तो फ्लक्स और गैंग आपस में मिलकर जो चीज बनाएंगे दैट इज कॉल्ड द स्लग। अब फिर से क्वेश्चन बन गया कि स्लग आपके पास क्या है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, स्लग क्या चीज है, गैंग आपके पास आ चुका, फ्लक्स क्या चीज है और इनकी टाइप्स क्या है, इन सभी के टाइप क्या है, इनके ऊपर काम करिए जरा। तो ये क्वेश्चन बन गए ये वाले पार्ट। चलिए जी, देन उसके बाद अब आपके पास स्टेप नंबर 5 में भी आप जा सकते हो। स्टेप 5 में आप जा सकते हो यहां से। स्टेप नंबर 5 में स्टेप नंबर 5 में अगर आप जाओगे तो आप देखेंगे कि मोल्टन आयरन है, पिघली हुई आयरन है, अच्छे खासे लेवल में टेम्परेचर मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा। आप यहाँ पर टेम्परेचर भी डाल सकते हैं कि कितने टेम्परेचर में ये एक्टिविटी हो रही है। तो टेम्परेचर के ऊपर भी आप बात कर सकते हो कितने डिग्री टेम्परेचर में बात हो रही है। लेकिन टेम्परेचर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मतलब नंबर कटने वाली डिजिट नहीं है यहाँ पर। टेम्परेचर अगर आप मिस भी करते हो, लेकिन टेम्परेचर लिखना चाहिए अगर आपको लर्न है तो अच्छी तरह से। देन मोल्टन आयरन जो है पिघली हुई है और हैवी है, ज्यादा डेंसरी है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस के नीचे कलेक्ट होगी, बॉटम में कलेक्ट हो जाएगी। और जो स्लैग है, अभी आपने बोला था स्लैग, दैट इज द स्लैग। ये स्लैग जो है क्योंकि हल्की होती है आयरन से और ये कलेक्ट हो जाएगी अपर सरफेस। कहां पर? ब्लास्ट फर्नेस के। तो ब्लास्ट फर्नेस में दो जगह में, बॉटम में आपके पास पिघली हुई आयरन है, ये आयरन थी आपके पास जो ऊपर आपने लिखा था ये वाले आयरन, और नीचे और ऊपर जो आपके पास स्लैग है। तो बॉटम में आयरन और ऊपर अपर सरफेस में स्लैग आपने इकट्ठी कर लेनी है या इकट्ठी हो जाती है। देन उसके बाद जो मोल्टन आयरन है, ये जो मोल्टन आयरन है, ये मोल्टन आयरन कंटेन इंप्योरिटीज। अब भी ये प्योर नहीं हो पाई। अब इस इंप्योरिटीज में कौन कौन हो सकते हैं ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इंप्योरिटीज में आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है और इवन फास्फोरस है। तो ये इंप्योरिटी, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह के आयरन को हम क्या कहेंगे? कास्ट आयरन,
कास्ट आयरन, दैट इज द क्वेश्चन अगेन। कास्ट आयरन आपके पास क्या होता है, कास्ट आयरन, और या फिर उसको हम कहेंगे पिग आयरन, ये इंप्योरिटीज पे डिपेंड करती है। तो फिर से आपके लिए क्वेश्चन देखिए, कास्ट आयरन क्या है, पिग आयरन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आपके पास क्या बना करता है, कास्ट आयरन, पिग आयरन, इन दोनों में डिफरेंसेस आपके पास क्या है। तो इनके बाद ये आयरन लगभग काफी कुछ प्यूरिफाइड हो जाता है, इसमें 3, 4, 5% या उससे भी कम आपके पास कार्बन की इंप्योरिटीज रहती है, जिनके बेस पे डेफिनेशन बनी है पिग और कास्ट आयरन। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन। तो चेक कर सकते हो स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में मोल्टन स्टेट में, और मोल्टन स्टेट को दो ग्रुप में बांट दीजिए, ऊपर वाले यानी कि अपर सरफेस में आपके पास स्लैग है, और बॉटम सरफेस में आपके पास क्या है, पिघली हुई आयरन है। उस पिघली हुई आयरन में आपके पास इंप्योरिटीज हैं, जो कि आपके पास कार्बन, सिलिकॉन और फास्फोरस के बेस पे हैं। इसको हम कास्ट आयरन और पिग आयरन कहेंगे, इनके बेस पे आपका क्वेश्चन बनता है। उससे पहले आपके पास क्या था, स्टेप नंबर 4, जिसमें आपने रिएक्शंस की थी, इसमें टेम्परेचर का रोल आप कर सकते हो। 4 ग्रुप में मैंने आपको बांट रखा, आप इससे ज्यादा जा सकते हो। आपके पास कॉम्बिनेशन जोन होगी, फ्यूजन जोन होगी, और आपके पास रिडक्शन जोन होगी, और स्लैग जोन होगी। ये आपके पास बेसिक रिएक्शंस होगी। इन रिएक्शन को आप लर्न कर सकते हो एनसीईआरटी के बुकों के बेस पर। देन उससे पहले आपके पास ब्रिक्स हो गई, देन उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट हमने छांट लिया, देन उसके बाद इसको स्टील की बॉडी, यहाँ पर आप डायग्राम बनानी है, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा इसका, ताकि इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में, लेकिन आपको तैयारी करनी है इसे पूरी की पूरी 5 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद इसमें स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 4 में रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हो गया आपके पास क्या, स्मेल्टिंग। देन उसके बाद स्टेप नंबर 2 था, वो हो गया आपके पास कैल्सिनेशन। देन स्टेप नंबर 1 हो गया आपके पास हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो 5 स्टेप, सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, और देन उसके बाद कौन सी होगी, रिएक्शन के पार्ट, रिएक्शन में जोन में बांट दिया, और 5th पार्ट हो गया आपके पास मोल्टन स्टेट में, जिसमें आपने कास्ट आयरन और पिग आयरन का कलेक्शन किया। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रीड इट करिए एक बार फिर से एनसीईआरटी का कंपोनेंट, और इसे स्टेप वाइज करते चले जाइए। जितने भी मेटल आपके पास मैंने आपको बता रखे थे, वो इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए चलिए। स्टेप नंबर 1 में कौन है, स्टेप नंबर 2 में कौन है, स्टेप नंबर 3 में कौन है, स्टेप नंबर 4 में रिएक्शन के पार्ट कौन है, और कहीं पर आपको फर्नेस मिलती है, यहाँ पे भट्टी मिलती है, उसे भी आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करिए। तो फिर से मेरी तरफ से आपको पेपर की ऑल द बेस्ट है, और हम लाइव कन्वर्सेशन में भी मिलते रहेंगे। लाइव कन्वर्सेशन में हर तरह की प्रॉब्लम को आप डिस्कस करिए, रिगार्डिंग द डिस्कशन करिए, केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आने जा रहा है, क्या क्या होने जा रहा है, और नेक्स्ट अगले महीने में आपके पास पेपर की सिचुएशन क्या बनने वाली है, कौन कौन से चैप्टर हम पार्टिसिपेट करेंगे। आप भी व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े रहिए और बताते रहिएगा कौन कौन से चैप्टर आपको देने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लिए, उन चैप्टरों की वेटेज हम ज्यादा रख लेंगे। तो होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू इंक्रीज योर नॉलेजेबिलिटी अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। और सो फॉर द माई साइड, keep learning, keep smiling, and keep awareing about all your futures and future planning. Thank you. Have a great day and a great day and double namaste to all. Thank you.